जब भी मांगा वही मांगा जो मुकद्दर में नहीं। अपनी हर तमन्ना से बहुत शिकायत है मुझे। बजट के पहले रियल एस्टेट की कहानी कुछ वैसी ही है। शायद कुछ ऐसी ही सोच में वो हैं कि उन्होंने ओवर द ईयर्स जो भी मांगा वो उन्हें कभी नहीं मिला है, चाहे सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात हो या इंडस्ट्री स्टेटस की बात हो। इस बजट के पहले जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, जितने भी मीडिया हाउसेस के मेरा इंटरेक्शन हुआ है, सब ने मुझसे एक सवाल पूछा है। जब इंडस्ट्री को ये पता है कि उनके ऑफ्ट रिपीटेड डिमांड्स फुलफिल नहीं होते हैं, तो क्या उनके नैरेटिव में कोई बदलाव आया है? जी बिल्कुल। रियल एस्टेट सेक्टर ने अपने नैरेटिव में चेंज किया है और ये चेंज उनकी मजबूरी है। पोस्ट कोविड उनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि अगर उन्हें बिजनेस को सस्टेन करना है तो सप्लाई साइड के कांस्टेंट से ज़्यादा उन्हें डिमांड साइड के कांस्टेंट पे बात करनी पड़ेगी। और शायद इसीलिए इस बार बजट के पहले जो नैरेटिव है, जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बायर्स के लिए हैं। जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए। अंडर कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी की बात हो रही है कि उसे कैसे ख़त्म किया जाए। क्या ये काफ़ी है? क्या इस बार रियल एस्टेट सेक्टर ने सही पेन पॉइंट्स को टच किया है? मेरा मानना है आज भी इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो मैच्योरिटी के लेवल पर नहीं पहुंचा है। वो एक बड़ी लार्जर पिक्चर को नहीं देख पाता है। सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है इस समय, एक होम बायर के पर्सपेक्टिव से मैं बात करता हूं, सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि आज का बायर जॉब लॉसेज और सैलरी कट्स के डर में जी रहा है। घर खरीदने के पहले एक बायर की जो सबसे बड़ी दुविधा है, सबसे बड़ा कंसर्न है, वो ये है कि क्या अगर कल को उसकी नौकरी चली गई या सैलरी कट हो गया तो क्या? यही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सेक्टर को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत थी। इस बजट विश लिस्ट में जो एक चीज मैं देखना चाहता था कि आप बायर के लिए एक स्वर्ण गारंटी मांगें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी होम बायर ने घर खरीदने के बाद उसकी नौकरी चली गई है, क्या एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी फिस्कल पॉलिसी में ये डिफाइन करेगी कि उसका ईएमआई लोन डेफरमेंट किया जाए 2 सालों के लिए? अगर किसी की सैलरी कट होती है, क्या उसके लोन रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है ताकि वो कम ईएमआई देना पड़े, भले ही वो उसका टेन्योर बढ़ जाए? ये वो इश्यूज हैं जो आम होम बायर्स को बहुत सीधे टच कर रहे हैं। शायद बड़ी पिक्चर अभी कोई देख नहीं पा रहा है। जब मैं ईएमआई रीस्ट्रक्चरिंग या लोन डेफरमेंट की बात कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ उन बायर को नहीं देख रहा हूं जो फेंस सिटिंग बायर हैं, जो घर खरीदने का सोच रहे हैं। मैं उन बायर्स को भी देख रहा हूं जिन बायर्स ने घर खरीद लिया है और आज डिस्ट्रेस सेल में वो घर बेचने पे आ गए हैं क्योंकि उनकी या तो जॉब्स चली गई हैं या सैलरी कट्स हुए हैं। इंडस्ट्री डाटा जो है, जो ये क्लेम करते हैं कि इस साल इतना सेल हो गया, क्या उसमें किसी ने ये डिफ्रेंशिएट किया है कि प्राइमरी मार्केट का सेल कितना है और सेकेंडरी मार्केट का सेल कितना है? सेकेंडरी मार्केट में डिस्ट्रेस सेल का कंपोनेंट क्या है? सच तो ये है कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रेस सेल मार्केट इस समय सेकेंडरी मार्केट में चल रहा है और ये न सिर्फ इकोनॉमिक साइकिल को अफेक्ट कर रहा है, ये प्राइमरी मार्केट के सेल को भी अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि बिल्डर डिस्ट्रेस में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा, जबकि एक एवरेज होम बायर जिसके पास कोई फाइनेंशियल कुशनिंग नहीं है, वो डिस्ट्रेस सेल में अपना घर सस्ते में बेचने पे आ गया है। अगर इस बजट में एक स्वर्ण गारंटी की बात कर दी जाती कि जिसकी जॉब छूटती हो उसके होम लोन्स को डेफर किया जाए या रीस्ट्रक्चर किया जाए, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फेंस सिटिंग बायर मार्केट में आ जाता। सेकेंडरी मार्केट में जो डिस्ट्रेस सेल हो रहा है वो रुक जाता। लेकिन ये बड़ी पिक्चर कोई देख नहीं पा रहा है। एक और चीज़ है जो मैं इस बजट में शायद देखना चाहता हूं कि आज के मार्केट में, जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी है और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं है, ये मॉडल
तो एक होम बायर के लिहाज से तब ल्यूक्रेटिव है जब आपका रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बीच में 20% एप्रिसिएशन का डिफरेंस हो। हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक्चुअली ये डी ग्रोथ हो रहा है। अगर इंडस्ट्री रिपोर्ट्स ये कहती है कि साल में 3% का एप्रिसिएशन हुआ, आप अपने बोरिंग कॉस्ट को देखें जो कि 7% के आसपास है, तो आपका जो रियल एस्टेट मार्केट है, हाउसिंग मार्केट है, डी ग्रोथ की तरफ है। एक एवरेज बायर क्यों एक अंडर कंस्ट्रक्शन में घर खरीदने जाएगा? अब अगर एक एवरेज बायर अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं जाकर रेडी टू मूव की तरफ जाता है, कितने डेवलपर्स इस देश में फाइनेंशियली इतने इतने ल्यूब्रिकेटेड हैं कि वो सेल एंड बिल्ड मॉडल पे जा सकते हैं। बिल्ड एंड सेल मॉडल पे अगर रहना है और वैसे बिजनेस को बिल्ड एंड सेल मॉडल पे सस्टेन कराना है, तो आपको भले ही आप रेडी टू मूव पे टैक्स बढ़ा दें, अंडर कंस्ट्रक्शन पे आपको टैक्सेस हटाने की ज़रूरत है। ये कुछ वो मुद्दे हैं जो एक लार्जर पिक्चर में फिट बैठते हैं। लेकिन शायद जैसा मैंने कहा, रियल इस्टेट ने आज तक कभी बड़ी पिक्चर को नहीं देखा है। इंडस्ट्री नैरेटिव में एक चेंज आया है और वो चेंज जो है वो एक मोरल हाई ग्राउंड बनाए रखने के लिए ज़्यादा है, बजाय कि वो बायर्स के एक्चुअल कंसर्न्स को, एक्चुअल पेन पॉइंट्स को एड्रेस कर रहा हो।